नमस्कार सुबह में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन में खुलने की तैयारी और इस बीच देखिए संकेत चाइना के बाजारों से बेहद कमजोरी के 4% की गिरावट अब हो चुकी है। चाइना के बाजारों में 150 नीचे काफी उतार चढ़ाव के बीच बार बार बाजार लगातार कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। अच्छी बात है कि एशिया में उतना रुझान खराब नहीं है। हांगकांग के बाजार तो काफी हद तक लिंक्ड है, इस वजह से 1% कमजोर है। निक्की आधा % कमजोर। कॉस्ट भी अब गिरता हुआ दिख रहा है, 2.25% का नुकसान स्ट्रेट टाइम्स होल्ड करता हुआ दिख रहा है। और इन सबके बीच में ताइवान इंडेक्स भी 2.25% नीचे है। एसजीएक्स निफ्टी की गिरावट बढ़कर अब 25 अंकों के आसपास की होती हुई दिख रही। तो संकेत हमारे लिए कमजोरी के, लेकिन सबसे अहम और इंटरेस्टिंग संकेत होगा रुपए की ओपनिंग का। कल बैंक हॉलीडे था, हमने करेंसी बाजार को बंद होते हुए देखा था और 65 रुपए 31 पैसे ये परसों की क्लोजिंग थी रुपए की, आधा % के नुकसान के साथ 31 पैसा कमजोर हुए थे। आज ये देखना जरूरी होगा कि चीन की चिंताओं के बीच में क्या हमारे करेंसी मार्केट में और कमजोरी होती है, क्या रुपया 66 की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है, क्या रुझान करेंसी मार्केट का रहेगा, ये जानना समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर इस वक्त शुरुआत होती हुई प्री ओपनिंग सेशन में, और आप देख सकते हैं 23 अंक ऊपर सेंसेक्स और 13 अंक ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। तो मामूली हरे निशान के साथ पहली टिक आती हुई दिख रही है। उसकी वजह है कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में है पॉजिटिव साइड पर। एलएनटी 1.5% ऊपर है, इन्फोसिस 1% ऊपर है। कमजोर क्या है? ओएनजीसी 4% का नुकसान दिखाता हुआ, एसबीआई 2% नीचे। तो ये दो स्टॉक है जो बड़े दिग्गजों में दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। टेक महिंद्रा में 2% का नुकसान है, वेदांता 1.25% नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। तो ये 3-4 स्टॉक कमजोरी की तरफ। रुपए की चाल पर डालिए नजर। रुपए में शुरुआत होने की तैयारी इस वक्त करेंसी मार्केट में 65.31 65 रुपए 31 पैसे के सामने देखना है किस तरह की शुरुआत हम करेंसी मार्केट में करते हैं और वहां से क्या संकेत आज के लिए मिलते हैं वो देखना भी अहम होगा। आ गए आपके सामने 42 पैसे का भाव है, 65.42 यानी कि 11 पैसे की कमजोरी के साथ हमने की है रुपए की शुरुआत। 2 साल के नए निचले स्तर पर पहुंचा हुआ तो रुपया, और इसी बीच रुपए की चाल पर ही डालते हैं नजर और लेते हैं एक राय। हमारे साथ मैकलाइफ फाइनेंशियल्स की एवीपी केता कुरकुटे कार्यक्रम में शामिल हो रही है, इस वक्त फोन लाइन पर है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग केता, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कमजोरी बढ़ रही है रुपए में धीरे धीरे ही सही, आज फिर से 11 पैसे के नुकसान के साथ हमने शुरुआत की है। क्या कहेंगे आप, क्या चीन के जो चिंताएं हैं युआन की वो अब भी भारी पड़ती दिख रही है और क्या रुपया 66 की तरफ बढ़ रहा है? सेंटीमेंट काफी नेगेटिव है रुपये पे। चाइना का जो इवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन हो रहा है एंड चाइनीज स्टॉक्स में जो करेक्शन आ रहा है उसका यहाँ सेंटीमेंट पे काफी प्रेशर है। तो डेफिनेटली अगर 65-50 अगर क्रॉस करता है तो 66 की तरफ जा सकता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग आरबीआई इंटरवेंशन एट क्लोज टू दिस लेवल 65-50 के आसपास। लेकिन इफ एट ऑल वो इंटरवेंशन आता है केता कि कहां तक फिर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई देगी? क्या रेंज आपको लग रहा है आरबीआई कंफर्टेबल रहेगा रुपए के लिए? आरबीआई रेंज ट्रैक नहीं करता, व्हाट ही ट्रैक्स इज द वोलेटिलिटी। अगर आप देखेंगे लास्ट 4 दिन में यानी युआन फ्राइडे से काफी स्टेबिलाईज हुआ है, 6.39 के आसपास है, बट हम 1% या 30-40 पैसा वीक हो रहे हैं एवरी डे। तो ये कहीं जाके आरबीआई थोड़ा अनकंफर्टेबल है ऑन द वोलेटिलिटी। 65 to 64.80 का ये रेंज है जहां आरबीआई शायद उसको एक डिप में लेके आ सकते हैं। ओके, तो नजरें होंगी अब आरबीआई पर, क्या कहीं किसी तरह का आरबीआई की तरफ से दखलंदाजी होती है, क्या कुछ डॉलर बेचे जाते हैं, देखना होगा। कहता शुक्रिया आपका हमारे लिए अपडेट देने के लिए। और इस बीच एक बार फिर से करेंसी मार्केट पर डालने नजर, किस तरह का लेवल इस वक्त करेंसी मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। 11 पैसे के नुकसान के साथ जो हमने शुरुआत की और अब इस वक्त आप देखेंगे तो 8 पैसे के आसपास का नुकसान है। तो कमजोरी है, लेकिन बहुत चिंता की बात हो वैसा नहीं, तो मामूली कमजोरी के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। उससे ठीक वैसा ही रुझान आपको एसजीएक्स निफ्टी में भी दिख रहा है मामूली कमजोरी के साथ, जबकि चाइना के बाजार 4% लुढ़क चुके हैं इस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस और यहां पर लेते हैं राय। मानस, जेपी इंफ्रा इसी स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं। कल स्टॉक ने बड़ा उछाल दिखाया, जो ऑर्डर आया है सरकार की तरफ से, इनके पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिली और अब नोटिफिकेशन भी आता हुआ दिखेगा, तो एक बड़ा ओवरहैंग था स्टॉक पर, वो शायद कम होता हुआ दिखा है। क्या कल कोई आपको प्राइस वॉल्यूम एक्शन के लिए आज से ब्रेकआउट दिख रहा है, खरीदारी करने का मौका है जेपी इंफ्रा में ट्रेडर्स के लिए? देखिए, बड़ी गिरावट के बाद एक चीज तो देखने को मिली है कि स्टॉक ने 12 रुपए के आसपास पिछले 2 मंथ से लगातार सपोर्ट लिया है, बट फिर भी मैं समझता हूं कि जब तक स्टॉक 18 रुपीज जो कि इसका 200 मूविंग एवरेज है इसके ऊपर ना जाए तब तक यहां पर फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। कोई भी बाउंस बैक पे
अपने लॉन्ग से एग्जिट करना चाहिए। और अगर स्टॉक 18 रुपीज के ऊपर क्लोज हो तब वहां पर आपको लॉन्ग बनाने हैं, जिसके स्टॉप लॉसेस 14 रुपए के आसपास होंगे और टारगेट 26 रुपीज के आसपास। ओके, ये है फिलहाल स्ट्रैटेजी जेपी इंफ्रा के लिए। लेकिन यहाँ पर डीएलएफ जैसी कंपनियों पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आशीष, क्योंकि उनका भी कुछ बिजनेस नोएडा में था? जी डेफिनेटली, आई थिंक जिस तरीके से न्यूज फ्लो अब नेगेटिव है, वो क्लियरली जो भी उस जोन में, उस एरिया में जो भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं, वहां पे कोई इम्पैक्ट पड़ने ही वाला है। और गोइंग अहेड जिस तरीके से और ज्यादा जो रेगुलेशंस आ रहे हैं इस सेक्टर में, और वो जल्दी आने की आशंका है, उसकी एडजस्टमेंट में भी ये कुछ कंपनीज जो इस समय जिनके इस समय ऑपरेशंस क्वेश्चन में है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगी, और डीएलएफ डेफिनेटली उसमें से एक है। सो आई थिंक any company which has a very high exposure in North Indian market should be avoided. स्पाइस जेट एक और स्टॉक है मानस, जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। आज फिर से आधा % मजबूत है। कल भी हमने देखा कि इसके लोड फैक्टर के जो आंकड़े आए थे जुलाई महीने के, काफी जबरदस्त दिख रहे हैं। 93% से ज्यादा लोड फैक्टर इन्होंने हासिल किया। सारी एयरलाइंस में सबसे हाईएस्ट लोड फैक्टर रहा है स्पाइस जेट के पास, और अब फिर से शायद कुछ एक और सेल आने की खबर चल रही है। तो यानी कि फ्लाइट्स इनकी फुल चल रही है, वो फायदा साफ तौर पर दिख रहा है। कंपनी पिछले क्वार्टर में लॉस से मुनाफे में भी आती हुई दिखी। स्पाइस जेट खरीदेंगे आप? देखिए, आपके पास स्पाइस जेट है तो आप बने रहें, अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहें। मैं समझता हूं कि स्टॉप लॉस रिवाइज करके 24 के आसपास करना चाहिए। बट फ्रेश लॉन्ग के लिए अभी मैं समझता हूं कि इंतजार करना बेहतर आइडिया है। अगर हम एक शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करें तो कहीं ना कहीं 32 रुपए के आसपास आते हैं। ओके, 32 का टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है। लेकिन कौन से दूसरे काउंटर्स जहां पर आज ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है? पूजा हमारे साथ जुड़ रहे ट्रेडिंग कॉल्स के साथ। जी, मिड कैप बैंकिंग और एनबीएफसी काउंटर में आज ज्यादातर रुझान देखने को मिल रहा है। शुरुआत पहले कॉल से करते हैं। हेमंत कपाड़िया ने गोदरेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है। इंट्राडे में ही इनका मानना है कि 391 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय। दूसरे कॉल में कुणाल सरागी बैंकिंग काउंटर सिंडिकेट बैंक में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इनका मानना है कि कल की कमजोरी के बाद अगले 2 दिनों में एक अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है और 110 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। आखिरी कॉल में जय ठक्कर ने एमएनएम फाइनेंस में फाइनेंशियल सर्विसेज में खरीदारी करने की राय दी है। एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है इस काउंटर में। 5% का रिटर्न देखने की उम्मीद है और 272 तक के लेवल्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। सारे ही कॉल्स में तेजी की राय। लेकिन यहां पर आज मानस, आपकी क्या सलाह होगी? किस स्टॉक पर आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की? देखिए, पहला स्टॉक तो इंडसइंड बैंक होगा, जहां पर स्टॉक ने करीब 3-4 दिन पहले ही स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद रिकवरी दिखाई है। कल 960 के इम्पॉइंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। वॉल्यूम बेहतर थे, तो मैं समझता हूं यहां पर अभी और तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक के टारगेट करीब 1000 रुपए के आसपास होंगे, जो कि 2 से 3 दिनों में टेस्ट हो सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 954 के आसपास होंगे। और दूसरा स्टॉक सेंचुरी टेक्सटाइल रहेगा, जहां पर 4 दिन पहले ही स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने के बाद इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। वॉल्यूम्स बेहतर थे, तो मैं समझता हूं यहां पर भी तेजी देखने को मिलेगी। जो पिछले इसके हाई थे 748 के, वो टारगेट सेट करके चलें। स्टॉप लॉसेस 693 के रहेंगे। ओके, तो ये राय आती है यहाँ पर इन सारे ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से आपके लिए मौके बन सकते हैं। जो स्टॉक और दूसरे एक्शन में रहने वाले उन पर एक राय ली जाए। और मेटल्स सुमित, यहाँ पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। लगातार दबाव में है, क्या है आपका पसंदीदा शॉट? और भी दबाव देखने मिलेगा अनिल जी। आपको ध्यान होगा, हम बहुत समय से सारे मेटल्स में मंदी में, कमोडिटीज पे अच्छा खासा ट्रैक रहता है, तो इसके लिए एक जो रुझान समझ में आ रहा है, चाइना की वैसे बिल्कुल भी डिमांड नहीं आ रही है मेटल्स के ऊपर, और जो रेगुलर न्यूज फ्लो आ रहा है चाइना की तरफ से, उसमें यही दिख रहा है कि मेटल्स में आने वाले दिनों में और मंदी देखने को मिलेगी। टाटा स्टील में अभी और मंदी देखने को मिल सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टाटा स्टील वैसे तो गिर चुका है बहुत ज्यादा, 40 से 50% का फॉल हमको अच्छे से देखने को मिल चुका है, और यही नहीं सारे मेटल्स में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। बट प्रेजेंट लेवल से मुझे ऐसा लगता है कि टाटा स्टील में अभी और फॉल देखने को मिलेगा। यहां से कम 30 रुपए का फॉल और नीचे में आ सकता है। तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील 250 के जो लेवल्स चल रहे हैं अभी, यहाँ पे सेल बनता है, और नीचे में हमको 220 से 210 के लेवल्स दिखाई देते हैं आने वाले दिनों में। सारे मेटल्स में हमारा रुझान मंदी का ही है और सेल करके ही काम करना चाहिए। ओके।
बिकवाली की पोजीशन लेना बेस्ट रहेगा मेटल काउंटर्स में। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी राय GMR GVK अदानी पे लेना चाहूंगी। आशीष, जो डेवलपमेंट्स हैं कि जो पहले प्राइवेटाइजेशन, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के प्लान से स्पेशली चेन्नई कलकत्ता के, वो सरकार होल्ड पर डाल रही है। हालांकि शायद बोलियां मंगाई जाएंगी जयपुर अहमदाबाद को मैनेज करने के लिए। इन कंपनियों पर रुझान क्या रहेगा, स्पेशली GVK पावर एंड इंफ्रा, कंसिडरिंग एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन स्टॉक देखिए पिछले कई महीनों में लगातार पिट रहे हैं। देखिए, एक बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग है ये स्टॉक्स को लेकर। बिल्कुल भी इस समय अगर नया दौर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का और ऑर्डर्स का आएगा तो कौन सी कंपनी इक्विप्ड हैं या तैयार हैं, किनकी बुक्स प्रिपेयर्ड हैं वो अपॉर्चुनिटी को केटर करने के लिए। और जितने भी हम दिग्गजों के नाम पिछले कुछ सालों से सुनते आए हैं, शायद बहुत सारे प्रिपेयर्ड नहीं हैं, क्योंकि या तो उन्होंने अपनी काफी उम्दा एसेट्स जो हैं वो बेच दी हैं या उनके हाथ से जा चुकी हैं, और जिस तरीके से अभी भी डेट बहुत हाई है इन कंपनीज के बुक्स पे, उसको सर्विस करते करते ही शायद वो अपॉर्चुनिटी हाथ से जाएगी, अनलेस की बहुत ही ड्रामेटिक और ड्रास्टिक स्टेप गवर्नमेंट जो इनको पुल इस पूरे सिचुएशन से निकालने के लिए लेती है। GVK GMR उसी कैटेगरी में फॉल करता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कोई भी अपॉर्चुनिटी इन स्टॉक्स में नहीं ढूंढनी चाहिए। रादर जो आपने न्यूज बताया वो भी एक नेगेटिव है, स्पेशली GVK के लिए, ऑन टू एक्सटेंड GMR एज वेल। बट आई थिंक ये क्लियर होता जा रहा है कि ये स्टॉक्स ने शेयर होल्डर्स के, रादर आई वुड स्टिक माई नेक आउट एंड से हर्षदा की प्रमोटर्स ने शेयर होल्डर्स के लिए कम सोचा और अपने लिए ज्यादा, और गोइंग अहेड मुझे कोई होप नहीं लग रहा। रादर इफ आई हैव टू बेट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आई वुड सिंपली एंड प्लेनली गो विद स्टॉक्स लाइक L&T, और रादर लुक आउट फॉर सम ऑफ द इमर्जिंग मिड कैप स्टॉक्स लाइक मैन इंफ्रा, JBF इंडस्ट्रीज एंड स्टॉक्स लाइक दैट। ओके, तो ये आए थी। लेकिन सुमित, एमटेक ऑटो, इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं। हालांकि लगातार वायदा कारोबार के बैन में रहता है ये स्टॉक, और लगता है उसी की कीमत इसे चुकानी पड़ रही, क्योंकि खबर आज ये आई है कि 30 अक्टूबर से इसे वायदा कारोबार से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो आखिरी दिन है, यानी कि अगली ये जो नई सीरीज अब शुरू होगी अक्टूबर के बाद वाली, उसमें वो ट्रेड नहीं करेगा। एमटेक ऑटो क्या बेच कर निकल जाना चाहिए? फ्रेश शॉर्ट तो हो नहीं सकती चूंकि बैन में है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जिस्टिंग जो पोजीशन है उसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि चार्ट एक सपोर्ट के पास है। इसका फाइनल सपोर्ट है जो है कल की क्लोजिंग के आसपास ही 127-28। जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा तो इसके अंदर 20 से 30 रुपए का फॉल देखने को मिलेगा। और ऑटो सेक्टर्स, ऑटो पार्ट्स के अंदर ये कंपनी ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट अगर आप ऑटो शेयर्स में ही जाना चाहते हैं तो बहुत से अच्छे शेयर्स है जो किसी को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छे मौके हैं, और इन लेवल से मुझे ऐसा लगता है कि उन स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अशोक लीलैंड। एमटेक ऑटो का जहां तक सवाल है, इसमें से निकल जाना चाहिए, इसमें निवेश नहीं करना चाहिए, एग्जिस्टिंग पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए। 127-28 का लेवल जैसे ही ब्रेक करके क्लोज दे देगा तो फिर इसके अंदर हमको आने वाले दिनों में 110 से 100 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल स्टॉक वीक है, स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है और चार्ट में अच्छा नहीं दिख रहा है। कावेरी सीड में जो पुल बैक आया उसे लार्जली लोग कह रहे हैं शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन सुमित आप कन्विंस्ड हैं कि और तेजी आएगी अब, या फिर क्या रेंज आपको दिख रही है इस काउंटर में गोइंग फॉरवर्ड? क्या सलाह है आज? नहीं हर्षदा, कन्विक्शन नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इसमें स्टॉक में अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में अभी और फॉल देखने को मिलेगा। 510, 515 के कुछ एक लेवल्स है जिन पे एक बार के लिए शायद ये होल्ड कर सकता है, बट जैसे ये लेवल ब्रेक करेंगे तो ये स्टॉक के अंदर 50 से 80 रुपीज का फॉल और देखने मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का ब्रेकडाउन और जिस तरह का फॉल देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, वो यही शो कर रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर इसमें और मंदी देखने को मिलेगी। तो पुलबैक्स अगर कुछ भी मिलते हैं स्टॉक के अंदर, जो कि आ सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा फॉल आया है इसके अंदर, 750 से कंटिन्यूसली स्टॉक गिरा है और 500 तक आ चुका है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद स्टॉक के अंदर पुलबैक आए 30 से 40 रुपए या 50 रुपए का। ये पुलबैक सेल के लिए यूज करने चाहिए। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करेंगे तो ये स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में एक बड़ा फॉल और देखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और ट्रेडिंग के लिहाज से, दोनों हिसाब से इसमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए। एक बार लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए स्टॉक के अंदर। और इस बीच एक खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही, बड़ी इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने अपना नाम बदल लिया, अब इसका नाम होगा 63 मून्स टेक्नोलॉजी, 63 चंद्रमा। इसे अगर हिंदी में इसके अच्छा, आई डोंट नो क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या लॉजिक है। 63 मून्स को ऐसा फ्रेज है या पहली बार ही आपने सुना? मुझे तो ऐसे क्लिक नहीं कर रहा है।
लोग कम से कम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज का नाम भूलने की कोशिश करेंगे अब इसके बाद। 63 मून्स टेक्नोलॉजी, ये है बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इस वक्त, देखना होगा। आज कुछ खबरें भी आ रही थी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेकर, फिर से यहाँ पर जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया उसको लेकर NSL के जो इन्वेस्टर्स है वो उसका विरोध करते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिलहाल कंपनी ने नाम बदलने को सैद्धांतिक रूप से बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। ये है इस वक्त की एक खबर। चलिए प्री ओपनिंग सेशन पर नजर डालिए। यहाँ पर जो सेटल हुआ है प्री ओपनिंग सेशन बेहद इंटरेस्टिंग दिख रहा है। दुनिया भर के बाजारों में, खासतौर से एशियाई बाजारों में अच्छी खासी गिरावट है और SGX निफ्टी 25 अंक नीचे और हम खुल रहे हैं 1 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर और 20 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स पर। तो प्री ओपनिंग सेशन तो अभी तक मजबूती के संकेत दे रहा है। वो अलग बात है कि हम खुलने के बाद टिकते हैं नहीं टिकते हैं वो देखना होगा। मिड कैप इंडेक्स भी पॉजिटिव खुलने की तैयारी में है। बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव रहेगा, लेकिन ओवरऑल हालात उतने बुरे नहीं दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन में जितने की शायद आपको एशियाई बाजारों से या फिर SGX निफ्टी से मिलते हैं, क्योंकि अब भी आप देखिए चीन के बाजार अच्छी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि 5% कमजोर होने के बाद अब गिरावट कम हुई है, 3% के आसपास की गिरावट इस वक्त चीन में आपको नजर आएगी। ताइवान 2% नीचे, कॉस्पी 1.5% नीचे, हांगकांग 1% नीचे। तो थोड़ी बहुत रिकवरी लोअर लेवल से हुई जरूर है, लेकिन कमजोरी तो है ही। चलिए पहले टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स ने निफ्टी पर 30 अंक ऊपर शुरुआत की है। सेंसेक्स ने निफ्टी 2 अंक ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। एकदम शांत शुरुआत होती दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी की। निफ्टी फिसलता हुआ 7 अंक नीचे और सेंसेक्स 3 अंक नीचे इस वक्त। लेकिन नजर डालिए उन स्टॉक्स पर जो कमजोर है उनमें मेटल शेयर आगे, टाटा स्टील 1.5% कमजोर, एशियन पेंट्स में 1.25% का नुकसान, बैंकिंग शेयर आज फिर से कमजोर है। PNB बैंक ऑफ बड़ौदा में नुकसान दिखेगा। कोटक महिंद्रा बैंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा है, तो ये बैंकिंग शेयर थोड़ा दबाव बना रहे हैं। ITC 1.5% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। हिंडाल्को में भी थोड़ा नुकसान है। आइडिया सेलुलर 1% नीचे। आइए मजबूत क्या है, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा, सिप्ला, 3 फार्मा स्टॉक टॉप गेनर है इस वक्त और तीनों के तीनों कल की तेजी को आगे बढ़ाते हुए 2% से 1% तक की मजबूती यहां पर। और IT शेयर भी पीछे नहीं है। इन्फोसिस, HCLTech, विप्रो, इन सारे शेयरों ने मजबूत शुरुआत की। तो डिफेंसिव बाजार के काम आ रहे हैं फार्मा और IT शेयर, लेकिन बाजार की कमजोरी थोड़ी बढ़ती हुई दिखेगी आपको। इस वक्त 35 अंक नीचे सेंसेक्स है और निफ्टी अब 8,450 के लेवल के आसपास यहां पर आपको नजर आएगा। आइए वायदा कारोबार की तरफ। एमटेक ऑटो सबसे बड़ा लूजर, 6% नीचे, वायदा कारोबार से बाहर होगा। 30 अक्टूबर को अदानी पोर्ट पर 2% का नुकसान, जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन के प्लान को टाला है 2 एयरपोर्ट के लिए सरकार ने, उसका नुकसान दिख रहा है। हिंडाल्को 2% नीचे, सन टीवी आज फिर से कमजोर 2% नीचे। एक्चुअली मेटल्स काफी प्रेशर में। हिंडाल्को के अलावा आप देखिए JSPL, JSW स्टील, टाटा स्टील सारे कमजोर है। बैंक्स में आइए, PNB, BOB, इलाहाबाद यूनियन, लंबी लिस्ट है, सारे बैंक्स कमजोर हैं। तो ये 2 स्पेस है जो बाजार पर बना रही है दबाव। मजबूती दिख रही है सन फार्मा से, डॉक्टर से, ग्लेनमार्क, फार्मा स्टॉक्स मजबूत है, IT स्टॉक्स मजबूत है। JP एसोसिएट ये 2% ऊपर खुला है। JP इंफ्रा के लिए पॉजिटिव खबर का असर यहां पर दिख रहा है आपको। अब आइए आप एक और स्टॉक जो मजबूती की तरफ, DLF, यहां पर भी पॉजिटिव खबर है। DLF में 1.5% के तेजी के साथ शुरुआत होती दिखे, तो ये इस वक्त का रुझान आपको नजर आएगा। 55 अंक नीचे सेंसेक्स, 20 अंक नीचे निफ्टी, 20 अंक नीचे मिड कैप इंडेक्स। बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर है, लगभग 0.5% और यहीं से दबाव बन रहा है। हर्षदा कहां नजर आया? अनिल, यहाँ पर फार्मा कंपनी में कुछ और नाम है, जैसे कि दुश्मन फार्मा जो 4% ऊपर खुला है। कैडिला में भी आज हमने देखा है शुरुआत जो है थोड़ी सी मजबूती के साथ ही होती हुई। साथ ही साथ ऑरबिंदो फार्मा भी आपके लिए हाजिर करते हैं, क्योंकि ये कुछ काउंटर्स हैं जो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के रेडार पर है, लेकिन ऑरबिंदो फार्मा आज 0.5% के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरे काउंटर्स जो एक्टिव हैं आज के ट्रेड में, अशोक लेलैंड जो कल 6% भागा, आज देखिए बहुत ही शान शुरुआत आती हुई 0.5% के ही गेन्स। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज 3% की तेजी दिखा रहा है। मैस्टेक, क्योंकि मजेस्को इनकी दूसरी सब्सिडी आज लिस्ट होगी, उसका असर यहाँ पर आज भी देखने को मिल रहा है। कल से काउंटर काफी चुस्त है, 3% की तेजी के साथ ये खुला है। मिड कैप IT लेकिन वैसे भी फोर फ्रंट पर फ्लेवर में रहा है। HCL इन्फो सिस्टम्स जैसे काउंटर्स देखिए यहाँ पर 2% की तेजी है। हेक्सावेयर जो एक टॉप पिक है आशीष कुकरेजा के लिए, 0.5% से ज्यादा के मूव्स इधर आते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरे काउंटर जहां पर आज हम देख रहे हैं काफी एक्शन बनता हुआ, JK टायर करीब 1 से 1.5% की बढ़त दिखाता हुआ ये स्टॉक। पिपावाव डिफेंस अब लगभग 1% ऊपर, और पिपावाव डिफेंस के साथ रिलायंस इंफ्रा भी आपके लिए हाजिर करेंगे। गुजरात सरकार की ओर से वो आखिर जो नॉड चाहिए था, अनुमति चाहिए थी ओपन ऑफर लाने के लिए, वो मिल गई है। आर इंफ्रा में ज्यादा कुछ हरकत नहीं, लेकिन पिपावाव डिफेंस में थोड़ा सा ट्रैक्शन आ रहा है। जेट एयरवेज देखिए 1% तक की तेजी यहां पर बनती हुई दिखाई दी है। स्पाइस जेट आपके लिए हाजिर करेंगे, क्योंकि यहां पर 32 के टारगेट्स हमारे जानकार दे रहे थे, 1% नीचे खुला है हालांकि ये काउंटर।
इसके अलावा आप देखिए NIIT हो, BEML जैसे काउंटर्स है जहां पर थोड़ी सी खरीदारी जरूर हुई है आज सुबह सवेरे। सेल साइड की पोजीशंस एज एक्सपेक्टेड एमटेक ऑटो में, क्योंकि ये 30 तारीख से आउट होगा F&O कारोबार से। हैरिसन मलयालम कल दिन भर तेजी में रहने के बाद आज 3.5% का करेक्टिव मूव आता हुआ। वेल्सपन कॉप यहां पर वो सर्किट फिल्टर बदला है तो दबाव है काउंटर में। मिड कैप बैंक्स में इलाहाबाद, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज सेल साइड की पोजीशंस एक्टिव होती हुई दिखाई दी है। बाजार कमजोर है, 100 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर 30 अंकों का नुकसान। एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों का जो लो है 8,425 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो निफ्टी अहम सपोर्ट लेवल के आसपास और देखना होगा कि आज इसे हम होल्ड कर पाते हैं। आज भी आप देखिए लो जो बनाया है निफ्टी ने 8,425 का बनाया, कल का लो भी लगभग 8,433 का था, परसों का 8,428 था। तो ये अहम सपोर्ट लेवल है जहां पर बाजार पहुंचा है इस वक्त। लेकिन बैंक निफ्टी अब करेक्शन बढ़ाता हुआ दिख रहा है, 18,700 का लेवल है इस वक्त बैंक निफ्टी में, नुकसान 0.5% का। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, मानस जायसवाल, आशीष कुकरेजा और सुमित बगड़िया। जो स्टॉक्स एक्शन में दिख रहे हैं उससे पहले मानस, फिर क्या आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ इंटरडे में निफ्टी खरीदारी की राय देंगे अगर आज गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो? देखिए, जहां तक इंटरडे की बात है मैं समझता हूं 8425, 8400 काफी स्ट्रांग सपोर्ट रेंज है। तो मेरी राय में इंटरडे के लिहाज से एक लॉन्ग बनाने चाहिए जिसके स्टॉप लॉसेस 8400 के नीचे होंगे और पॉसिबल है हमें रिकवरी देखने को मिले और निफ्टी वापस 8500, 8510 के आसपास जाने की कोशिश करे। ओके, 8440 पर लेकिन यहाँ पर ट्रेड्स बनते हुए बिग बॉयज में क्या हो रहा है वो आपके लिए हाजिर करते हैं। टाटा स्टील नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ, हिंडाल्को, भारती एयरटेल जैसे काउंटर्स नरम है। ONGC में आज सेल साइड की पोजीशंस है तो ये इनफैक्ट बाजार को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। इन काउंटर्स में भारती पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि ऑफ लेट ये टेलीकॉम कंपनियों में भी हमने देखा है फिर से करेक्शन शुरू हुआ है। आशीष, देखिए, आई थिंक पूरे पैक में अगर किसी पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बिकवाली का तो भारती ही है। आई थिंक द बेस्ट पिक टू प्रोबब्ली बिल्ड द शॉर्ट पोजीशंस इन द सेक्टर, कंसिडरिंग कि जिस तरीके से अफ्रीकन ऑपरेशंस को लेकर कंसर्न्स अब बढ़ते ही जा रहे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऑन ग्राउंड की बहुत ज्यादा इस समय वहां पे जो कंसोलिडेशन है वो हो रही है बिजनेस की, और कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे धीरे धीरे करके भारती एग्जिट करने की कोशिश कर रही है। सो बारिंग फ्यू मार्केट्स, इट इज रियली अ पेनफुल सिचुएशन आउट देयर। सो हैविंग सेड दैट, और जो यहाँ पर अभी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं वो कुछ बहुत ज्यादा मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे या एक्सपेक्टेशन को आउट परफॉर्म करेंगे ऐसा नहीं लग रहा है। और गोइंग अहेड जो कंपटीशन अब बढ़ेगा और रिलायंस जैसे प्ले में आता है तो काफी कुछ जो है वहां पर सब जो बड़ी कंपनीज है उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। सो आई थिंक अभी भारती तो अवॉइड ही करना चाहिए, और किसी भी अगर कोई किसी भी वजह से कोई अपटिक आता है स्टॉक में तो वहां पर बिकवाली की ही का ही ध्यान रखना चाहिए। बिकवाली करें, ये राय आती हुई साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन दिल्ली की 2-3 कंपनियां काफी मजबूती के साथ ट्रेड करती दिख रही है। जेपी एसोसिएट, DLF जैसे काउंटर जहां पर ये कल जो ऑर्डर आया है उसका फायदा साफ तौर पर मिल रहा है। ये बताएं सुमित की वायदा कारोबार में कहीं कोई मौका दिखता है DLF या फिर जेपी एसोसिएट में, या फिर उछाल में बिकवाली करनी चाहिए? देखिए, वायदा कारोबार में एक थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है DLF के अंदर, बट मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल होगा। मुझे ओवरऑल ऐसा लगता है कि एक सेक्टर में ही प्रॉब्लम है, रियल्टी एक सेक्टर ही एक दबाव में है। न्यूज के कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी शायद 5 से 7 रुपए का मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि स्टॉक के अंदर तेजी करनी चाहिए। एक जरूर शॉर्ट टर्म के नजरिए से, ट्रेडिंग के लिहाज से 8-10 रुपए के लिए किसी को खेलना हो तो बिल्कुल खेला जा सकता है स्टॉक के अंदर, जब तक कि 125 अभी नीचे में ब्रेक नहीं करेगा। ऊपर में शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 135 से 140 के लेवल दिखाएगा, बट वहीं तक की जो तेजी है मुझे समझ में आती है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि और बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है अगर लॉन्ग टर्म रुझान किसी को रखना है इस स्टॉक के अंदर तो एक बार सेलिंग का ही रखना चाहिए। नीचे में वापस ये 110, 115 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखाएगा। तो जस्ट न्यूज की वजह से एक शॉर्ट टर्म पुलबैक, एक रिकवरी जो देखने को मिलती है वो हमको मिलेगी स्टॉक के अंदर। 5 से 10 रुपए की तेजी जरूर देखने को मिल सकती है प्रेजेंट लेवल से, उसी के लिए खेलें। ओवरऑल रुझान इसके अंदर मंदी का रखें।
ओके, ओवरऑल रुझान मंदी का, लेकिन आज शॉर्ट टर्म के लिए एक अट्रैक्टिव प्ले डेफिनेटली बनेगा। इनका एक इनफैक्ट इसी एरिया में एक मॉल शुरू होने वाला था जो FY16 के अंत तक ऑपरेशन रहेगा और कंपनी उम्मीद कर रही है इस पर काफी बड़ा रेवेन्यू वो कमा पाएंगी, लगभग 200 करोड़ का। तो शायद वो ट्रिगर ज्यादा एक्टिव है DLF के लिए। आज कुछ और काउंटर्स जहां पर आज हमने देखा है एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट ओवरऑल इन मिड कैप काउंटर्स पर मैं आपकी राय आशीष लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कंसिस्टेंटली इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, और अगर वो मिड कैप इंडेक्स ओवर अ मंथ आपके लिए हाजिर कर पाए तो अंदाजा लगेगा कि किस तरह के रिटर्न्स यहां पर बने। ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिकली ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। क्या अब टाइम आ गया है मुनाफा वसूली थोड़ी सी शुरू करने का आशीष? क्योंकि आज भी देखिए बहुत ही स्लैक मूव है, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है काउंटर्स में। देखिए, जिस तरीके से ये लास्ट रिजल्ट सीजन प्ले आउट हुआ है, कहीं ना कहीं एक जो इनिशियल सो कॉल्ड ग्रीन शूट्स कुछ मिड कैप स्टॉक्स में और सेक्टर्स में समझ में आए, और आई थिंक उस पे मार्केट ने रिएक्ट किया। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ओवर रिएक्ट भी किया कहीं कहीं जगहों पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कहना सही है अर्चदा, कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग अभी इन लेवल्स पे, जिस तरीके से अभी पूरा ग्लोबल सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है और मॉनसून को लेके कंसर्न्स हैं, और वी नो ऑल दैट कि किस तरीके से जो रिफॉर्म के फ्रंट पे होना था वो नहीं हुआ है। आई थिंक जो ये पूरा मूव जो स्पेयर हेडेड बाय मिड कैप रहा है वो कहीं ना कहीं अब कूल डाउन होगा। कुछ चुनिंदा अच्छे स्टॉक्स डेफिनेटली दे विल हैव देयर ओन सेट ऑफ बायर्स एट एवरी प्राइस, बट आई थिंक प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। ओवरऑल अगर आप मुझसे सलाह मांगेंगे तो डेफिनेटली आई वुड से इफ यू हैव मेड मनी इन लास्ट फ्यू वीक्स टेक इट बैक होम। अगर पैसा बन रहा है तो आप प्रॉफिट बुक जरूर करें, ये राय आती है यहाँ पर। मिड कैप शेयरों पर आशीष की तरफ से 55 अंक नीचे सेंसेक्स है और 18 अंक नीचे निफ्टी है। मिड कैप इंडेक्स पर रखिए नजर, जहां पर अब बेहतर सिचुएशन दिन के हाई पॉइंट पर आता हुआ है, निशान में लौटता हुआ। स्मॉल कैप शेयरों पर भी नजर डाल लेते हैं, वहां पर किस तरह का रुझान है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद अब बेहतर होती हुई दिख रही है। कमजोर शेयर हालांकि अभी ज्यादा है, 600 शेयर कमजोर है, लेकिन 540 शेयर अब मजबूत हो चुके हैं, तो थोड़ा माहौल बेहतर होता दिख रहा है। लेकिन वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का, और यहाँ पर मानस, आशीष और सुमित, आप तीनों का शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ब्रेक, और ब्रेक के बाद लौटेंगे, बात करेंगे हम AQF एडवाइजर्स के नितिन रहेजा से, जानेंगे कि बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा आगे और किस तरह की रणनीति आप रखें इस ब्रेक के बाद। वो जमाना गया जब सास बहू के नाम पर साजिश का ख्याल पहले आता था। अब सास बहू के बीच सेंसेक्स है सुपरहिट। जी हाँ, निवेश के मामले में भी महिलाएं कर रही हैं पुरुषों के साथ कदमताल। नोक झोंक अब भी होते हैं, लेकिन मालामाल करने वाले शेयर चुनने को लेकर, और इन झगड़ों को दूर करने में मदद करता है CNBC आवाज, सास बहू और सेंसेक्स के जरिए, और शुक्रवार सुबह 10 बजे। 35 अंक नीचे है सेंसेक्स और 15 अंक नीचे है निफ्टी। 8,450 पर फिर से लौटता हुआ, तो लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी देने की कोशिश बाजार ने की है, और एक्चुअली देखें तो इतना पैनिक नहीं है बाजार में। जिस तरह से एशियाई बाजार काफी तेजी से गिरे हैं, उसको देखते हुए तो हमारे बाजार काफी बेहतर हैं। मिड कैप इंडेक्स तो अब भी देखिए हरे निशान में है, 1/4% के आसपास ऊपर है। स्मॉल कैप शेयरों में इतनी मजबूती, बैंक निफ्टी जो 0.5% कमजोर था अब रिकवर होकर 1/4% ही कमजोर है। शंघाई के बाजारों पर रखिए नजर, जहां पर 5% की गिरावट थी, अब गिरावट 3% के आसपास की। हांगकांग का बाजार हालांकि 1% नीचे। निक्केई में जरूर थोड़ी सी जापान के बाजारों में कमजोरी बढ़ी है, 1.25% के आसपास का नुकसान है। तो एशियाई बाजारों की तर्ज पर देखें तो थोड़ा सा भारतीय बाजार बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन काफी एक्शन है ग्लोबल मार्केट्स में भी और हमारे यहाँ भी। आगे का डायरेक्शन किस तरह का रहेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ AQF एडवाइजर्स के नितिन रहेजा जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नितिन जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताएं किस तरह के डायरेक्शन के साथ रहना चाहिए भारतीय बाजारों में, आपको क्या लग रहा है, क्या मजबूती बरकरार रहेगी या ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में हम जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं यही जारी रहेगा? मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में हमारी प्रदर्शन थोड़ा सा बेटर ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया
का फ्लेवर मार्केट में ग्लोबली अभी भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक किस्म से रिलेटिव ग्रोथ अगर आप देखें तो इंडिया की बेहतर रही है। दूसरी उम्मीदें बहुत जुड़ी हुई हैं अभी भी इस गवर्नमेंट से कि आगे जाके इकोनॉमी रिवाइव होगी और नए नए सेक्टर्स के ऊपर जो ध्यान दिया जा रहा है, जो खुलेंगे, तो इसके चलते हुए ओवरऑल इंडिया की तरफ रुझान अच्छा ही रहेगा। पर इसमें क्योंकि लिए ओवरऑल मैक्रोज जो है वो ग्रोथ, जो मैक्रो ग्रोथ स्टोरी है वो आपको मोर बैकएंडेड दिखाई पड़ रही है, जो लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 क्वार्टर जाएंगे। तो इसके चलते हुए जो पैसा है वो काफी बॉटम अप ओरिएंटेड स्टॉक पिक्स में जा रहा है। तो अगर आप देखें जो मिड कैप इंडेक्स है या जो ब्रॉडर इंडेक्स है, उसका परफॉर्मेंस निफ्टी के कंपैरिजन में बेटर रहा है। ओके, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो अच्छी तेजी हो रही है, नो डाउट नितिन, ये हमारे डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, वो पैसा जा रहा है चाहे फंड्स के थ्रू जाए या इन्वेस्टर डायरेक्ट लगाए। लेकिन क्या वैल्यूएशंस को लेकर आपको कंफर्ट है कि मिड कैप शेयर अब महंगे नहीं हुए, या फिर अब इतनी तेजी के बाद मिड कैप शेयरों के मुकाबले में दिग्गज शेयर ज्यादा सस्ते दिख रहे हैं? बहुत क्लियरली जो दिग्गज शेयर हैं वो ऑन अ रिलेटिव बेसिस कहीं कहीं काफी जगह पे मिड कैप से सस्ते नजर आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि अगर आप मिड कैप में भी हैं, आप उन मिड कैप में हो जहां पे ग्रोथ ट्रेंड्स बहुत ही स्ट्रांग नजर आती है टू जस्टिफाई द वैल्यूएशन दैट आर प्रिवेलिंग। वरना जैसे हमने देखा है कि जहां जहां पे ग्रोथ स्लो होता है वहां पे करेक्शन बहुत ही डीप आती है, इवन मिड कैप्स में, और अब काफी सारे मिड कैप्स में हमने वो देखा है। तो जो निवेशक है उनको बहुत ही सावधानी से इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर वो ग्रोथ जो प्राइस्ड इन है वो नहीं दिखाई पड़ती है तो वहां पे करेक्शन आना बहुत आप काफी करेक्शन देख सकते हैं। 2 सेक्टर्स जो काफी एक्टिव हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, कंसिडरिंग रुपया 65 पर ट्रेड हो रहा है टू $1। नितिन, एक है टेक्नोलॉजी, दूसरा है फार्मा कंपनियां। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक रिपोर्ट भी निकाली और उनका मानना है कि कुछ कंपनियों के लिए सेकंड क्वार्टर काफी आउटस्टैंडिंग रहेगा। और आप देखिए सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये तमाम काउंटर्स है जहां पर 1 से 1.5 से 2% की बढ़त देखने को मिली है। क्या भी आप स्टोरी में के बिलीवर है कि अब समय आ गया है इन फार्मा कंपनियों में अब खरीदारी करने का, जमकर तेजी करने का? देखिए, फार्मा जो सेक्टर रहा है वो ओवरऑल हमेशा वैल्यूएशंस प्रीमियम ट्रेड करे हैं, क्योंकि ये कंपनीज काफी आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, मार्केट ग्रो हो रहा है, और क्लियरली रुपी डॉलर जब उसके फेवर में मूव करता है तो ये तो हमको लगता है कि कंपनी, ये सेक्टर का आउट परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा आगे भी जाते हुए। जहां तक आईटी का सवाल है, मेरे हिसाब से आईटी में आपको काफी स्टॉक स्पेसिफिक चूज करना होगा, क्योंकि आईटी में जो चेंजेस आ रहे हैं टुवर्ड्स डिजिटल और जहां तक क्लाउड का सवाल है, तो वो जो कंपनीज की स्ट्रैटेजी ये 2 क्षेत्रों की तरफ फोकस्ड और स्ट्रांग रही है, वो कंपनीज की परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेहतर दिखेगी। ओवरऑल श्योरली रुपी डॉलर का इम्पैक्ट फेवरेबल रहेगा, पर मेरा मानना यह है कि आपको आईटी में स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करना होगा। ओके, लेकिन ये बताएं नितिन, फिर बैंकिंग शेयरों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या बैंक्स में पैसा लगाने का मौका है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में इंद्रधनुष के ऐलान के बाद? मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा ये जो शार्प रनअप दिखा है कोई बैंकों में, आपको थोड़ा सा ये फ्रॉथ जो है वो थोड़ा सेटल होना चाहिए। अगेन काफी सारे अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, उसमें कहीं पे एक्शन आ चुका है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मुझे इस अनाउंसमेंट में दिखाई पड़ता है वो ये है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कम से कम इंटरफेरेंस करेगी इन बैंक्स के रनिंग में, बिकॉज क्लियरली ये एक मेजर फैक्टर रहा है कि आप बार बार कैपिटल इन्फ्यूजन करते जाते हो, लेकिन अगर आपको लेंडिंग के लिए डायरेक्ट किया जा रहा है जो क्षेत्र जहां पे एनपीए ज्यादा हो सकते हैं, तो वहां पे आप सफर करोगे। बट
क्लियरली जो PSU बैंक्स दे आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, इसमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूजन की जरूरत है। इनिशियल आप वैल्यू पिक के हिसाब से इन अनाउंसमेंट्स के ऊपर आप थोड़ा सा आपको स्टॉक प्राइस मूवमेंट दिखेगा, पर अगर ग्रोथ देखना है तो वो कैपिटल इन्फ्यूजन लिंक्ड होगा, क्योंकि अगर इकोनॉमी रिवाइव होती है तो ये बैंकों के पास अब पैसे नहीं है जो इस रिवाइवल में क्रेडिट ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सके। ओके, लेकिन आप कह रहे हैं कि बेसिकली शायद बैंकों में उतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। एक और वीक विकेट जो इस समय है वो मेटल्स है नितिन। नॉट दैट बाजार के ज्यादा जानकार बहुत ज्यादा बुलिश थे इन कंपनियों पर, लेकिन जिस तरह से कमोडिटी स्टॉक्स पिट रहे हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि बॉटम आउट होने की संभावना है, या फिर इट ऑल डिपेंड्स कि चाइना में जो हो और जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो वही ओवरराइड करेंगी यहाँ के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को? क्लियरली बहुत सारे जो मेटल्स हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के करीब आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस। सवाल तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मे बी अनदर 5% या बॉटम आपको जरूर नजर आएगा, बट सवाल ये है कि इसमें रिवाइवल आपको दिखाई पड़ेगी और उस रिवाइवल में कितना टाइम लगेगा। तो अनलेस एंड अनटिल आप एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर हो जो बहुत ही लॉन्ग टर्म देखना चाहता है, फ्रॉम अ प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हम इसमें एडवाइज नहीं करेंगे। ओके, ये राय आती है यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स पे। लेकिन एक और स्पेस जहाँ पर एक्शन साफ तौर पर दिख रहा है कैपिटल गुड्स शेयरों का और L&T भेल में, क्या आपको लगता है नतीजों के बाद कहीं कोई निवेश का मौका बनता है, या फिर फिलहाल आप और रिकवरी के संकेत देखना पसंद करेंगे? इस क्षेत्र में क्लियरली हम ब्रॉडर रिकवरी के संकेत देखना पसंद करेंगे, पर कहीं कहीं पे जैसे कोई रोड कंपनीज हैं वहाँ पे ट्रैक्शन दिखाई पड़ना शुरू किया है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं बेसिकली और जो उनके केटर करते हैं, तो वो क्षेत्र में हम फोकस ज़्यादा करेंगे रादर देन ब्रॉडर कैपिटल गुड कंपनीज। एक और चीज जो भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है नितिन, और वो है क्रूड के दामों का लगातार नीचे बना रहना। क्या इस हिस्टोरी के दम पर कुछ कंपनियां आपके रडार पर हैं जहां आपको लगता है कि इन्हें फायदा होगा, मुनाफा इनका बढ़ेगा, और उस लिहाज से क्या कोई सेक्टर, कोई स्पेस, कोई थीम है जहां आपको लगता है कि निवेश किया जाना चाहिए? क्लियरली अगर आपने ये क्वार्टर के जो नतीजे देखे हैं, तो जो लोअर क्रूड का जो इम्पैक्ट है, जो ओवरऑल रॉ मटेरियल्स का इम्पैक्ट आप देखेंगे, उसकी वजह से ही काफ़ी सारे कंपनियों की प्रॉफिट्स ये क्वार्टर में अच्छे रहे हैं। और ये ट्रेंड मेरे हिसाब से एक क्वार्टर और दिखेगा जब आपको बॉटमिंग आउट ऑफ दिस रॉ मटेरियल प्राइसेस और उसका फुल इम्पैक्ट, काफ़ी कंपनीज के पास जो स्टॉक्स थे वो हायर प्राइसेस के थे, अब लोअर प्राइसेस का इम्पैक्ट आपको अभी दिखाई पड़ेगा। तो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स पे है, चाहे वो पेंट्स है, चाहे वो केमिकल्स है, वहाँ पे आपको क्रूड का ज़्यादा इम्पैक्ट नजर आएगा, और वो सेक्टर्स के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटो कंपनियों पर आपकी क्या राय रहेगी नितिन? कंसिडरिंग कल के सत्र में तो हमने देखा अच्छी खासी तेजी, लेकिन एक दिन तेजी और दूसरे दिन मुनाफा वसूली हावी हो रही है, तो क्लियर कट क्या लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ऑटो में क्या कंसेंसस तेजी का कॉल लेना चाहिए? अगर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है तो आप क्या प्रिफर करेंगे इस समय, कमर्शियल मैन्युफैक्चरर्स या फिर मारुति जैसे प्लेयर्स जो एवरग्रीन पिक्स रहे हैं मार्केट के? तो अगर आप ब्रॉडली ऑटोज को देखिए, जिसको सिक्लिकल माना जाता है, उसमें जैसे आपने मारुति की बात की जो एवरग्रीन पिक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक मार्केट में एक किस्म से ये एक FMCG कंपनी की तरह रही है, क्योंकि उन्होंने हर एक मार्केट में अपनी एबिलिटी दिखाई है। तो अगर ग्रोथ हाई नहीं रहा है तो फिर भी एक नॉमिनल ग्रोथ मेंटेन कर चुके हैं, तो लोगों का रुझान उन कंपनी की तरफ जाता है। विद इन द सीवीज अगेन बेसिकली, चाहे आप CV लो या 2 व्हीलर्स लो, आपको इस क्षेत्र को पूरा स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करना होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब तक आपको एक ब्रॉड मैक्रो रिकवरी नहीं नजर आती है, जहां पे जो जिसे कहते हैं ना, इट्स अ बिग टाइडल वेव विच कैरीज ऑल द बोट्स,
जब तक आपको वो नहीं नजर आता है तो आपको हर एक क्षेत्र को स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करना चाहिए। और ऑटो में भी चाहे आप सीवी हो तो आपने देखा है कि कोई कंपनियां के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं और कोई कंपनियों के टेपेड रहे हैं, तो यू विल हैव टू कंटिन्यूसली प्ले डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। शुक्रिया नितिन, आपका हमारे लिए वक्त निकालकर बाजार सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार पर डाली नजर और यहां पर मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ अब दिख रहा है। थोड़ी बेहतर सिचुएशन मिड कैप इंडेक्स में होती दिख रही है। 1.25% के फायदे के साथ सेंसेक्स निफ्टी एकदम फ्लैट कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे HDFC सिक्योरिटीज में इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के हेड दीपेन शेठ और साथ ही DLF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव तलवार से भी बातचीत करेंगे इस ब्रेक के बाद। 40 अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 18 अंकों का 8,450 के इर्द गिर्द इस वक्त कारोबार करता हुआ निफ्टी। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में हरे निशान के साथ कारोबार होता दिख रहा है। 1.25% की मजबूती। बैंक निफ्टी बाजार पर प्रेशर बढ़ाता हुआ 0.5% के नुकसान के साथ। अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च हेड दीपेन शेठ हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त। गुड मॉर्निंग दीपेन, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की है दीपेन और उसमें 4 इन्वेस्टिंग थीम्स आपने निकाली है। आज उसी पर फोकस करते हुए हम बात करेंगे। पहली थीम जो आपकी दिख रही है वो है गवर्नमेंट लेड एक्शंस, यानी कि सरकार जो कुछ भी एक्शन करेगी, कामकाज करेगी, उसके बेसिस पर कुछ निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। इस थीम को बताएं। तो इस थीम में एक आशा है और उस आशा के पीछे थोड़ी सी निराशा भी है। तो निराशा ये है कि नेक्स्ट जनरेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स बड़ी स्लोली हो रहे हैं, बहुत ही धीरे से, बहुत ही इनकी गति बहुत ही धीमी है। तो हम लोग GST चाहते हैं, अभी तक हुआ नहीं है। लैंड एक्विजिशन बिल बहुत ही वीक और डाइल्यूट फॉर्म में पास हुआ है। लेबर लॉज चेंज नहीं हो रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी या पावर डिस्ट्रीब्यूशन में रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं। NPAs के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल या राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स, दुविधाओं की वजह से सरकार का जो रिफॉर्म्स का नजरिया जो है और जो कार्यक्रम है काफी स्लो चल रहा है। लेकिन सरकार जो खुद कर सकती है, तो कहीं पर भी आप जब निराशाजनक स्थिति में होते हैं तो आपको ये देखना है कि इस स्थिति में अब क्या अच्छा हो सकता है। तो यहां अच्छा क्या हो रहा है, जो अच्छा होना है वो धीमे धीमे हो रहा है और हमको एज इन्वेस्टर के रूप में हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो अच्छा दिख रहा है कम से कम उस पर तो इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो सरकार खुद ब खुद जो कर सकती है उन चीजों पर पैसा बनने की या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है आज के दिन। जैसे कि पहले सरकार ने रोड कंस्ट्रक्शन में, हाईवेज कंस्ट्रक्शन में, BOT के जरिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए थे और वो सारी की सारी कंपनीज अभी बहुत सारा पेन फेस कर रही हैं क्योंकि ट्रैफिक टेक ऑफ नहीं करती है और क्योंकि ओवर लेवरेज्ड है वो लोग। कई बार लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। लेकिन अब सरकार ने 80 से 90% काम जो NHAI दे रही है आज के दिन वो EPC पर दे रही है, जहां पर आपको महज एक कॉन्ट्रैक्टर बन के काम करना है। तो वहां पर पैसा क्लीनली बन सकता है, टाइमली पेमेंट आने की गुंजाइश है। हमें कई सारी कंस्ट्रक्शन कंपनी से फीडबैक मिल रहा है कि सरकार का रवैया यहां पर बहुत ही पॉजिटिव है और पैसा समय पर मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़िया तरह से डिफाइंड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी कंपनीज में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं कि कंपटीशन ज्यादा नहीं है बिडिंग के वक्त। तो अभी जो बिडिंग चल रही है वो प्रॉफिटेबल वे में बिडिंग चल रही है। तो हम लोग रिसेंटली KNR कंस्ट्रक्शन से हमने बात की। हालांकि पहला क्वार्टर उनका थोड़ा सा ठंडा गया क्योंकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जीक्यूशन में डिलेज आए हैं। ITD सीमेंटेशन को अभी हम लोग रिसेंटली मिले और वहां पर भी हमको फीडबैक यही मिल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में बिडिंग कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गई है और EPC कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादातर काम हो रहा है। तो यहां पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में लोग निवेश करने को डर रहे थे, मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। जहाँ पर बैलेंस शीट बहुत बुरे सिचुएशन में नहीं है, ज्यादा लीवरेज नहीं है। बिल्कुल। तो आप अगर KNR कंस्ट्रक्शंस को देखेंगे तो शायद ही इतनी बढ़िया वर्किंग कैपिटल साइकिल में काम करने वाली कंपनी आपको कोई मिलेगी। आप ITD सीमेंटेशन को देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि इसके बहुत सारे पैसे पुराने ड्यू थे NHAI में जो उसको मिल गए हैं, तो इसकी भी बैलेंस शीट पोजीशन सुधर गई है। और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वहां तो बल्कि कैश एडवांस मिलता है काम करने के लिए। तो इन सारे प्लेयर्स की बैलेंस शीट्स चेंज होंगी और आगे को चलकर इनमें अप्रिसिएशन का पोटेंशियल रहता है। दूसरी जो थीम आपने पकड़ी जो काफी ऑब्वियस है, लो कमोडिटी प्राइसेस, जिस तरह से मेटल्स पिट रहे हैं, जिस तरह से कच्चे तेल के दामों में गिरावट रही है,
क्या आपको लेकिन कन्विंसिंग प्ले कोर कंपनियों में दिखाई दे रहा है, जो मेटल हो, ऑयल कंपनियां हो, या फिर जो ये रॉ मटेरियल के तौर पर यूज कर रही है वहां पर ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा? तो इसमें भी कोई अगर मतलब आप मुझे कहने का इजाजत देंगे तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ओएनजीसी को देखिए, हम मोदी जी के आने के बाद के जो पीक लेवल्स थे वहां से करीब 40% डाउन है ओएनजीसी, क्योंकि तेल आधा हो गया है, केन गिर गया है, राइट। ऑयल इंडिया मेरे ख्याल से लाइफ लो पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि जिनको हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनिंग कंपनीज हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी रिफाइनिंग मार्जिन्स में गिरावट आने की पूरी गुंजाइश है, आप देखिए कि एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ये सब लाइफ हाइज की तरफ जा रहे हैं, राइट। लेकिन इससे भी एक बड़ा थीम ये है कि जिन लोगों को रॉ मटेरियल, जिन बिजनेसेस में, जिन कंपनीज में रॉ मटेरियल्स बेसिक कमोडिटीज हैं और वो लोग प्रोड्यूस करते हैं एक कंज्यूमर प्रोडक्ट, जहां पर प्राइसिंग पावर उनका बरकरार है और जहां पर मार्जिन्स इंप्रूव होने की गुंजाइश है, उनको कितने बड़े मल्टीपल्स मिल रहे हैं। आज के रिपोर्टेड प्रॉफिट्स पर 45 टाइम्स पर शायद एशियन पेंट्स चल रहा होगा, राइट। और 1 साल 2 साल आगे की प्रॉफिट्स पर आप देखेंगे तो 35-36 टाइम चल रहा होगा। लेकिन इस मल्टीपल पर भी मुझे ये कंपनी पसंद है, इसलिए कि मोर देन 52, 53, 54% ऑड मार्केट शेयर होगा आज के दिन एशियन पेंट्स का। वॉल्यूम ग्रोथ में कोई गिरावट आने की गुंजाइश है नहीं, बल्कि इफ एनीथिंग अगर इकोनॉमी रिकवर करती है तो 1.5x की बदली 2x पर इसके वॉल्यूम्स ग्रो कर सकते हैं। 12-13% पर वापस वॉल्यूम ग्रोथ चला जाएगा तो इस कंपनी में क्या हो जाएगा, कैसे अर्निंग्स में 2 साल में डेल्टा आ जाएगा, फिर अपने को सस्ता लगने लगेगा ये। तो वो आगे की सोचकर लोग आज खरीद रहे हैं इनको। पिडिलाइट भी वैसी ही कंपनी है जी, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स भी वैसी ही कंपनी है, कैस्ट्रॉल भी वैसी ही कंपनी है। तो इन सब में हर कंपनी का वैल्यूएशन अलग अलग आपको दिखेगा, हर कंपनी में मैथ्स आपको अलग से करना पड़ेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक ब्रॉड थीम की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एक और इंटरेस्टिंग थीम जो लोग जानना समझना चाहते हैं, ये एकदम नई थीम है दीपेन जो आपने रिसर्च की है, वो है बड़ा डर है इस वक्त युआन के वीकनेस का। डॉलर मजबूत हो रहा है, युआन कमजोर हो रहा है, हम भी कुछ हद तक कमजोर हो रहे हैं करेंसी के फ्रंट पर। लेकिन क्या ये खबरें नेगेटिव दिखती है ओवरऑल मार्केट के लिए? क्या इनमें कहीं पॉजिटिव है? कुछ निवेश के थीम्स, मौके नजर आते हैं इसमें? तो देखिए, बिजनेस एक अलग चीज है और मार्केट्स अलग चीज है। तो जब युआन में अगर बहुत कोई उतार चढ़ाव अगर आएगा या चाइना में कोई क्राइसिस आएगी तो जरूर पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में से अक्रॉस द बोर्ड निकलेगा, इंडिया को भी प्रेशर फेस करना पड़ेगा। तो वो सब डर तो रहता है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट्स में हैं तो इन सब चीजों को लेकर आपको चलना है। और इनको प्रेडिक्ट करना, हम अपने देश को कम समझते हैं, हम चीन को कहां समझने बैठेंगे। तो हम मतलब वहां बहुत ज्यादा कोई स्ट्रांग ओपिनियन बनाना हमारे हिसाब से मुश्किल है, उचित नहीं है। और प्लस हम ग्रीस के बारे में तो फिर भी कुछ जान सकते हैं, और यहां भी पता चला था कि ग्रीस ने कई सालों तक झूठ बोला था अपने डेफिसिट के बारे में। तो चीनी लोग क्या बोलते हैं ये तो समझ में आता नहीं है हमें, और उनके बारे में फिर एक अनुमान लगाना तो बहुत ही मुश्किल काम है हमारे लिए। हम अपने देश पर फोकस करें। तो वहां एक बात जरूर है सर कि अगर युआन वीक होता है तो ऐसा नहीं कि हर चीज में चाइना हमसे कम्पीट करने लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कई सारे इंपोर्ट्स जो हम लोग चाइना से लेते हैं वो हमको सस्ते में मिलेंगे, तो आर्थिक सिचुएशन से अगर आप देखें तो हमारे लिए बेहतर भी है वो। अच्छा, कई सारी खास चीजें हैं जहां पर चाइना हमारे साथ कम्पीट करता है, जिनका अब प्रोडक्शन चाइना में बहुत कम हो गया क्योंकि वहां पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल्स में जैसे वहां पर कोई पोल्यूशन पर रोक नहीं था और बेधड़क वहां पर प्रोडक्शन होता जा रहा था और हमारे सारे स्पेशलिटी केमिकल्स वालों को चोट लग रही थी। तो अब वहां पर भी पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स बहुत ही टाइट किए गए हैं और क्लैम्पडाउन हुआ। तो अब उनके करेंसी के गिरने से कोई बहुत बड़ा टेंशन नहीं होगा, बल्कि हमारे जो फार्मा वाले हैं जिनको डॉलर में रेवेन्यूज मिलते हैं, तो स्ट्रांग डॉलर है तो वहां से फायदा होगा। और एपीआईज जो उनको फार्मा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो चाइना से कई सारे आते हैं इंडिया में, तो वो तो बल्कि सस्ते आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि चाइना की करेंसी गिरती है तो सब कुछ इंडिया के लिए खराब है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जहां पर चाइना हमारे साथ बहुत स्ट्रांगली कम्पीट कर सकता था या करता था, जैसे कि स्पेशलिटी केमिकल्स में या टेक्सटाइल्स में भी, तो टेक्सटाइल्स में भी वहां पर लेबर कॉस्ट इतने बढ़ते जा रहे हैं कि शायद हम वापस उनसे कम्पीट कर सकेंगे। आप टेक्सटाइल कंपनीज को लास्ट कुछ सालों में देखिए, कुछ 1-2 सालों में देखिए, कई सारी इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज भी रिवाइव हो गई हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि चीन में अगर कुछ करेंसी डिवैल्यूएशन आया है तो तुरंत हमारे साथ वो, सर इस डिवैल्यूएशन के बिना भी उसका शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कितना था और हमारा कितना है, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो हमें उस तरह से नहीं सोचना चाहिए। अब लेकिन क्या फिर ये स्पेशलिटी केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, फार्मा की कहानी रहेगी, या फिर हम जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग को और तवज्जो देने की कोशिश कर रहे थे तो वहां पर भी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, वहां पर भी बिजनेसेस को फायदा मिलेगा ऐसा युआन डिवैल्यूएशन? तो जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सचमुच बहुत ही केपेबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोग ग्लोबली पहले भी कम्पीट कर सकते थे, वो तो आज भी, क्योंकि रुपया थोड़ा सा अगर और वीक होता है यहाँ से, जो कि हुआ भी है, और डॉलर स्ट्रांग रहता है, तो उनको तो नेचुरल एडवांटेज मिलेगा। लेकिन सिर्फ
आपकी करेंसी सस्ती है बोल के आपने कम्पीट किया, ये सस्टेनेबल बात नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में जैसे अभी हम लोग आईटी सर्विसेज में देख रहे हैं कि अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो आ रहा है आईटी सर्विसेज में, तो वहां पर जिन कंपनीज ने उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर्व में खुद को ढाला है और ढालना शुरू कर दिया है, उनको वो इज्जत मिलेगी, क्योंकि उनके जो बिजनेसेस हैं वो कल भी बरकरार रहेंगे। तो हम माइंट्री में देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ डिजिटल रेवेन्यूज ज्यादा है। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनीज खुद को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। 20-20 सालों से इन्होंने वर्ल्ड क्लास कंपनीज चलाई हैं। मेरे हिसाब से इनकी मैनेजमेंट्स पर कुछ भरोसा रखना चाहिए कि इन डिसरप्टिव ट्रेंड्स को वो लोग अपने बिजनेस में अब्सॉर्ब कर पाएंगे और सर्वाइव कर पाएंगे। तो ऐसी कोई बात, भारत फोर्ज जैसी कंपनी है जैसे कि, तो वो विश्व भर में, खास करके यूरोप और यूएस में बहुत बड़े पैमाने पर अपनी फोर्जिंग्स और मशीन फोर्जिंग्स और एडवांस्ड कंपोनेंट्स फॉर इवन अब एरोस्पेस में भी जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्पेस में जा रहे हैं। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता रहता है बिजनेस में। अब उनके ऑयल एंड गैस वाले बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी चलेगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस कम है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारत फोर्ज जैसे केपेबल मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडिया से मारुति जैसे केपेबल मैन्युफैक्चरर्स हैं। आप आज के पेपर में दिया मेरे ख्याल से कि मेक्सिको इज अ वेरी लार्ज डेस्टिनेशन, इनफैक्ट प्रोबेबली अबाउट टू बिकम द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन इंडियन कार्स एक्सपोर्ट होने के लिए। तो जो केपेबल है वो तो विश्व भर में अपनी केपेबिलिटी से बिजनेस कर पाएगा, और अगर डॉलर स्ट्रांग रहेगा तो हम और बिजनेस कर पाएंगे। थीम जो आखिरी थीम आपकी है वो थोड़ी सी नॉन सी है, फॉलिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से फायदा होना है। बड़े ऑब्वियस से नाम ऑटो और दूसरे रेट सेंसिटिव बैंक्स आते हैं, लेकिन क्या इनसे हटकर इस थीम में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आपको दिखा है? तो जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं तो सबसे बढ़िया अप्रिसिएशन आपको लॉन्ग टेन्योर बॉन्ड्स में मिलता है। राइट। जो 10 साल 20 साल के बॉन्ड्स अगर इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे तो उनमें बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगी। तो स्टॉक मार्केट्स में ऐसी कुछ एक कंपनीज हैं जिनके बिजनेस का बिहेवियर, जिनके बिजनेस का जो कैरेक्टर है, रूह है, वो बिल्कुल लॉन्ग बॉन्ड की तरह है। ये कहना बड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक कंपनी, आप भारतीय इंफ्राटेल को देखिए, तो वो टावर्स ओन करता है और टावर्स पर दूसरी टेलीकॉम कंपनीज, भारतीय खुद भी और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज अपना इक्विपमेंट लगाते हैं और उसके लिए किराया देते हैं। अब जैसे जैसे 4G रोल आउट बढ़ेगा तो उसको एक टावर से बिना कोई एडिशनल खर्चा किए या बहुत ही कम एडिशनल खर्चा करके उसको एडिशनल रेवेन्यूज जोर से मिलेंगे। तो जैसे जैसे 4G का रोल आउट बढ़ेगा तो टेनेंसी बढ़ेगी टावर्स में, डिस्प्रोपोर्शनेट राइज इन प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ऑलरेडी वो प्ले आउट कर रहा है भारतीय इंफ्राटेल के लिए, लेकिन और भी करेगा। और फ्यूचर के जो कैश फ्लोज है वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। अब उनको डिस्काउंट करने के लिए जो आप रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट या रिस्क फ्री प्लस एक प्रीमियम लगाकर आप जो डिस्काउंटिंग करेंगे, जब इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में कम होंगे तो आप वो कम इंटरेस्ट रेट्स पर उनको डिस्काउंट करेंगे तो एनपीवी भारतीय इंफ्राटेल का बढ़ेगा। तो इस तरह से ये एक्चुअली ये कंपनी बिल्कुल बॉन्ड की तरह है। कैश फ्लोज बहुत प्रिडिक्टेबल है, कैश फ्लोज राइज कर रहे हैं और उनको डिस्काउंट करने का जो माध्यम है या जो पैरामीटर है वो कॉमनली अवेलेबल इंटरेस्ट रेट्स है प्लस अ प्रीमियम। अगर सिस्टम इंटरेस्ट रेट कम होगा तो भारतीय इंफ्राटेल की वैल्यू बढ़ेगी। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि जरूरी नहीं कि रेट्स अगर कम होने वाले तो आप बैंक ऑटो ही खरीदें, कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज हो सकते हैं। तो 4 आज इंटरेस्टिंग थीम्स आपने बताई हमें। पहला था कि गवर्नमेंट जो एक्शन करने वाली है, जहां खर्चा करेगी, जहां रिफॉर्म्स करेगी, वहां से क्या फायदा होगा, कमोडिटीज के दाम जो कम हो रहे हैं उससे कहां फायदा हो सकता है, वहां पैसा लगाने का मौका है। तीसरा, युआन की कमजोरी और डॉलर की मजबूती के बावजूद कई कंपनियां ऐसी जो आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है और ब्याज दरें कम होने का फायदा भी कई सारे सेक्टर्स को, कई सारे स्टॉक्स को मिलेगा। शुक्रिया दीपेन, ये बेहतरीन रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। और बाजार आज कमजोरी के साथ शुरुआत करते हुए जरूर दिखे, लेकिन मिड कैप शेयर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर के बाजारों में जो कमजोरी है उसके मुकाबले में भारतीय बाजार थोड़े बेहतर स्थिर जरूर नजर आ रहे हैं। पहला सलाह में आज के लिए इतना ही, लेकिन नजरें आगे रहेंगी कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग पर ही। तो आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।